दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा है ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कैसे होंगे महानगर पालिकाओं के चुनाव। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने आज सुनवाई करते हुए साफ कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए चुनाव को रोका नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 4 सप्ताह के भीतर यानी 3 जून से पहले जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी समुदायों को आरक्षण कानून के अनुसार प्रदान किया जाएगा, जैसा कि जेके बांटिया आयोग की 2022 की रिपोर्ट से पहले महाराष्ट्र राज्य में मौजूद था। इस मुकदमे के कारण महाराष्ट्र की 32 महानगर पालिकाओं समेत सैकड़ों स्थानीय निकायों के चुनाव लंबित पड़े हैं। यह आदेश क्या है और इसका आम चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को क्या कहा। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव 2019-20 से नहीं हुए हैं। एक कारण इसमें कोरोना रहा है, लेकिन स्थितियां बदलने के बाद जहां राज्य में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वहीं 32 मनपा और सैकड़ों लोकल बॉडी चुनाव लंबित पड़े हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह ने एसईसी से पूछा कि क्या आप चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। नए प्रभाग के अनुसार चुनाव होंगे या पुराने के अनुसार, इस पर सुनवाई होती रहेगी, लेकिन सिर्फ इस पर फैसले के इंतजार में आम चुनाव को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने एसईसी यानी राज्य निर्वाचन आयोग को कहा कि 4 हफ्तों के भीतर यानी 3 जून तक चुनाव की अधिसूचना जारी होनी चाहिए। पीठ ने राज्य के निर्वाचन आयोग एसईसी को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की भी स्वतंत्रता प्रदान की है। खंडपीठ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसलों पर निर्भर करेंगे। अब लौटते हैं उस सवाल पर कि आखिर मनपा चुनाव किस आधार पर होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण विवाद बढ़ने के बाद 22 अगस्त 2022 को एसईसी और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। 2022 से पहले ओबीसी के लिए राज्य में 19% आरक्षण मान्य था। बांटिया आयोग ने जुलाई 2022 में इंपीरियल डेटा के अनुसार 27% आरक्षण लागू करने की सिफारिश कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि जुलाई 2022 में बांटिया रिपोर्ट पेश करने से पहले जो आरक्षण की स्थिति थी, उसी के मुताबिक चुनाव कराने जाने चाहिए। हालांकि यह भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसलों पर निर्भर करेंगे। जाहिर सी बात है कि राज्य में 19% ओबीसी आरक्षण के अनुसार ही चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट की इस संवैधानिक भाषा को आसान तरीके से समझने के लिए पहले बांटिया आयोग की सिफारिश क्या थी वह समझ लीजिए। महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या 38% है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ही महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दल स्थानीय निकाय चुनाव में इस आरक्षण का श्रेय लेना चाह रहे हैं। पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में यह आरक्षण दिलवाने के लिए ही पूर्व मुख्य सचिव जयंत कुमार बांटिया की अध्यक्षता में 11 मार्च 2022 को बांटिया आयोग का गठन किया था। यह बताना प्रासंगिक होगा कि राज्य में शिंदे सरकार बनने के बाद 12 जुलाई 2022 को ही बांटिया आयोग ने अपनी सिफारिशें सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश कर दिया था। आयोग ने अनुभवजन्य यानी इंपीरियल डेटा के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। फिलहाल महाराष्ट्र में ओबीसी को 19% आरक्षण मिलता है, जिसे बढ़ाकर 27% करने का यह मामला है। महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी समाज का वोट लेने के लिए इसे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कानूनी मसले के कारण यह अटक गया। तो सवाल यह है कि चुनाव में ओबीसी कोटा कितना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से इतना तो साफ हो गया है कि अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति पहले जैसे रहेगी, यानी 19% का आरक्षण ही कायम होगा और इसी आंकड़े पर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे।
अगर ऐसा मान लिया जाए तो यह तय है कि सितंबर से दिसंबर माह तक 2025 तक निकायों के आम चुनाव पूरे हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि नवी मुंबई के 111 सीटों की बात करें तो इसमें 19% आरक्षण के मुताबिक 21 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार चुनाव लड़ पाएंगे। और यदि इस बीच वार्डों की संख्या बढ़ाने का फैसला आ गया तो 111 के बदले 122 सीटों पर चुनाव होगा, जिसके मुताबिक 23 ओबीसी कैंडिडेट को मौका मिलेगा। लेकिन असली सवाल तो चुनाव पद्धति का है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस फैसले के बाद निकाय चुनाव किस पद्धति से कराए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ओबीसी आरक्षण का जिक्र तो है, लेकिन वार्डों की वृद्धि और किस पद्धति से चुनाव होंगे इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि महानगर पालिकाओं के चुनाव एकल वार्ड पद्धति से ही होंगे? अगर ऐसा होता है तो किसी को कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि एक वार्ड में एकल तैयारी और एकल चुनाव लड़ना है। लेकिन 3 सदस्यीय या 4 सदस्यीय पैनल होता है तो संगठनात्मक तौर पर कमजोर और एकल कैंडिडेट का जीतना असंभव हो जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में नवी मुंबई महानगर पालिका के 111 वार्ड हैं। 3 सदस्यीय पैनल पद्धति के अनुसार 111 वार्ड के बदले 37 प्रभाग बन जाएंगे और एक प्रभाग में A, B, C 3 वार्ड होंगे। किसी कैंडिडेट को नगर सेवक बनने के लिए तीनों वार्डों में जीतना होगा। एक पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर यह जीत तो आसान होती है, क्योंकि हर वार्ड में पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता होते हैं जो कैंडिडेट को वोट देते हैं और दिलाते हैं। लेकिन एकल कैंडिडेट के लिए मैनिपुलेशन करना कठिन होता है और बहुमत के लिए समर्थन नहीं मिल पाता है। इसलिए पैनल पद्धति से चुनाव कराने का अक्सर विरोध होता रहा है। फिलहाल आम निकाय चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन का खुलासा आने वाला है। देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस पर कौन सा रुख अपनाता है और ओबीसी के लिए मौजूद पूर्ववत आरक्षण को लेकर किस तरह चुनाव को संपन्न कराता है। आज बस इतना ही। हमारी यह पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए। और यदि आप TV1 इंडिया की निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप चैनल पर जाकर अपना थैंक्स भेजना मत भूलिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।